हाय गाइस। बेटा आज अपन लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। बेटा ये चैप्टर छोटा सा है, सिंपल है, येट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा हम पहले इसकी एनसीईआरटी निपटाएंगे फटाफट, फिर उसके बाद में हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एनसीईआरटी अपन लोग वीडियो में ही निपटा लेंगे, बहुत सिंपल है। मेजर क्वेश्चन आप लोग पहली बारी में समझ के ही कर पाओगे, पर उसके पहले अपन समझते हैं डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये दो चीज़ समझिए, दो क्वांटिटीज है, क्वांटिटी ए, क्वांटिटी बी। अगर क्वांटिटी ए बढ़ती है तो क्वांटिटी बी भी अगर बढ़ रही है तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन। या फिर क्वांटिटी ए घट रही है, क्वांटिटी बी भी घट रही है, तो ये कैसे होगा? डायरेक्टली रिलेटेड, मतलब डायरेक्ट प्रपोर्शन है। जो चीज़ इसके साथ हो रहा है वही चीज़ इसके साथ हो रहा है, या जो चीज़ इसके साथ हो रहा है वही चीज़ इसके साथ हो रहा है। ठीक है, ये क्या होता है? डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब वैसे ही बेटा एक चीज़ होती है अपनी इनवर्स प्रपोर्शन। अब इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है बच्चा लोग वो समझ लीजिए। क्वांटिटी ए बोल रही है मैं बढ़ रही हूँ, अगर क्वांटिटी ए बढ़ गई तो बी घट जाएगी, और उल्टा हुई अगर क्वांटिटी ए घट गई तो बी बढ़ जाएगी। तो इसको बोलते हैं अपन लोग क्या? इनवर्स प्रपोर्शन। अगर ये बढ़ी तो ये भी बढ़ी, या ये घटी तो ये भी घटी, तो हो गया डायरेक्ट प्रपोर्शन। या फिर अगर ये बढ़ी तो ये घट गई, या फिर ये घटी तो ये बढ़ गई, इन्हें क्या बोलेंगे अपन लोग? इनवर्स प्रपोर्शन। तब डायरेक्ट प्रपोर्शन इनवर्स प्रपोर्शन के कुछ एग्जांपल्स होते हैं। देखो मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। पहला देखिए, आप बताना डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स प्रपोर्शन है। ठीक है, यस, मैंने बोला मेरा एक बैग ऑफ शुगर में भी, मान लो, या फिर एक बैग ऑफ शुगर का कॉस्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आता है 100 रुपये का। मान लो मैंने नंबर ऑफ बैग्स बढ़ा दिया, मैंने 8 बैग्स ले लिया। कितने का आ रहा हूँ ये नहीं पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ बैग्स बढ़ गया है। तो मुझे बताओ प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, ये 800 रुपये का आएगा। ठीक है, देखो अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ गया था, मतलब ये कौन सा हो गया बेटा? मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला केस हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बेटा आपको पता है बैंक में पैसा वैसे का आपने देखा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर में। तो अगर मान लो मेरा प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ा दूंगा तो मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा कम मिलेगा? मतलब मैं पहले लाख रुपये देता था, अब मैं 10 लाख रुपये रखा है बैंक में, मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट परसेंटेज नहीं, इंटरेस्ट का रेट बढ़ जाएगा। और अगर प्रिंसिपल कम करूंगा, लाख रुपए था, मेरे को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, अब मैंने 10,000 रुपये रखे हैं, तो इंटरेस्ट अमाउंट भी मेरा घट जाएगा। या फिर मान लो मैंने मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। क्या कहना है? गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तो मुझे बताओ, मुझे पोजीशन ए से पोजीशन बी पहुंचने में टाइम अब ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी है, परफेक्ट, तो मेरा टाइम घट जाएगा। तो बच्चा लोग ये मेरा इनवर्स प्रपोर्शन वाला केस हो जाएगा। पहला कौन सा केस था? ये था डायरेक्ट प्रपोर्शन, ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन था। ये कौन सा हो गया? चलो इनवर्स प्रपोर्शन का हो गया। वैसे ही समझ लो, अगर मैंने बोला मैंने नंबर ऑफ पीपल, कोई मेरा घर पे पेंटिंग चल रहा था, पहले 2 ही बंदे काम कर रहे थे, अब क्या है, मैंने 2 की जगह 6 बंदों को बुला लिया है। ठीक है, इक्वली एफिशिएंट है सब, 6 बंदों को बुला दिया है। तो मतलब नंबर ऑफ पीपल अगर मेरे बढ़े तो मेरा काम करने का टाइम बढ़ेगा या कम हो जाएगा? तो कम हो जाएगा। और ये अगर नंबर ऑफ पीपल कम हो गए तो 2 में से एक छुट्टी मारना शुरू कर दिया, अब एक ही बंदा आ रहा है, तो काम खत्म होने टाइम बढ़ जाएगा। तो ये भी बच्चा लोग मेरा क्या हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो ये लॉजिक आपको समझ रहा है कि हम देख के, थियोरी देख के कैसे समझेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? पक्का? चलिए अब बेटा अपन लोग आज के सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वालों की बात करने वाले हैं। बट एग्जाम में तो ऐसा रहेगा नहीं, आपको पहले ही पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कुछ थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बताऊंगा कैसे कर। चलो एक क्वेश्चन के पहले आपको एक सिचुएशन में समझा देता हूँ। बेटा अपन लोग क्या करते हैं ना, वैसे चैप्टर पूरे चैप्टर अपन लोग ऐसे एक टेबल बनाने वाले पूरा समय, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, ऐसे अपने को जितना बड़ा टेबल बनाने की जरूरत पड़ रही है उतना बड़ा टेबल बनाएंगे। यहाँ पे अपनी 2 क्वांटिटीज़ होगी। ठीक है, वो क्वांटिटीज़ कुछ भी हो सकती है। मैं फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं मे भी ले लेता हूँ केजी, शुगर, सॉरी शुगर, शुगर मान लो मेरा केजी में है, और रुपया कहते हैं प्राइस, प्राइस मेरा रुपीज़ में है। ठीक है, अब ये वाले क्वांटिटी को, एक क्वांटिटी को अपन एक्स मान के चलते हैं, एक क्वांटिटी को वाई जैसा मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अपन यहाँ पे जो वैल्यू लिखेगा वो x1 हो जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे x2 हो जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे x3 हो जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वो x4 हो जाएगी।
यहाँ जो वैल्यू लिखूंगा y1, यहाँ वाली वैल्यू y2, यहाँ वाली वैल्यू y3, यहाँ वाली वैल्यू y4। पहले आप मुझे बताओ, शुगर का अगर क्वांटिटी बढ़ेगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? सर 1 किलो शुगर से मैं 5 किलो शुगर पर जाऊंगा तो मेरा रेट भी बढ़ेगा ना। तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, सिंस प्राइस ऑफ शुगर विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन क्वांटिटी, केजी ऑफ शुगर या क्वांटिटी ऑफ शुगर, क्वांटिटी ऑफ शुगर। अगर ये हो रहा है मतलब क्या हो गया है, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इट इज अ केस ऑफ व्हाट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बेटा देखो ये चीज थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ती है इसमें, अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं। फ्री फंड का चैप्टर है बेटा, फुल मार्क्स सबको मिल जाएगी अगर आप अच्छे से लिखोगे तो। देखो अपने को पहले देखना पड़ता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन वाला केस है। तो अपने को बताना पड़ता है कि हमको ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे शुगर का कहते हैं क्वांटिटी बढ़ेगा तो वैसे वैसे उसका प्राइस भी बढ़ेगा, या फिर शुगर का प्राइस बढ़ जाएगा क्वांटिटी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब ये तो इंग्लिश में लिखा है, मैथमेटिकली इसे कैसे लिखते हैं, देखिए एक्स यानी यहाँ पे शुगर का क्वांटिटी हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ऐसा सिंबल बनता है, ठीक है ना। या तो ऐसा बना लो या फिर रादर ये ऐसा बना लो आप लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। ये वाई क्या हो गया, प्राइस हो गया बेटा। ये सिंबल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए, ठीक है। गाइस समझा गया आप लोगों को। नाउ एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई, ये अपने को बेसिक से इतना सा लिखना पड़ता है। अब बच्चा इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर x इज इक्वल टू वाई अगर होता है ना, तो इम्प्लाइज x अपॉन वाई इज इक्वल टू के मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, जिसे हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपको 9th फिजिक्स में भी काम में आएंगे। वैसे अगर आप बच्चों को पता हो तो मैं 9th का फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, 9th 10th का भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो बेटा आप लोगों को आगे के हिसाब से मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ समझ लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये सिंबल होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये बनता है मेरा x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी के की जगह कुछ एल भी लिख सकता था मैं, और इस के को क्या बोलता था, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। बेटा अब इसके कारण क्या होता है, देखो कॉन्स्टेंट है मतलब अपना x1 बाय y1 की वैल्यू भी k होने वाली है, अपनी x2 बाय y2 की वैल्यू भी k होने वाली है, अपने x3 बाय y3 की वैल्यू भी k होने वाली है, और अपने x4 बाय y4 की वैल्यू भी k होने वाली है। सबकी सब वैल्यूज k के बराबर है। इसका मतलब बेसिकली क्या हो रहा है बच्चा लोग, मेरा x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 इक्वल्स टू x3 अपॉन y3, ये सब ऐसे ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है। मेरा सजेशन ये आप लोगों को, प्लीज़ पहले इतनी सी थ्योरी अपने इसमें लिख लो, ये इसके लिए कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान होने वाला है बच्चा लोग, ठीक है ना। तो पॉज कर लो और इतना सा मेरे लिख के रख लो। चलिए अब अपन लोग आ जाते हैं बच्चे लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। सिंपल सिंपल से आपको बहुत फटाफट सॉल्व हो जाएगा सबके सब। आपको प्रॉपर तरीके से थ्योरी जो चीज़ लिखवाई है वो लिखनी पड़ेगी। चलिए पहली बात तो ना एक और जैसे उसका एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं क्योंकि अपने वैसे वाले पैटर्न का देख चुका है। ये देखिए, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट एंड 8 पार्ट ऑफ बेस। चलो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है, अगर 1 पार्ट रेड पिगमेंट का डाला है तो 8 पार्ट बेस का डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे ये टेबल को कंप्लीट करना है। आपको कभी कभी सा टेबल बना हुआ आएगा, जैसे बच्चे क्वेश्चन में टेबल बना हुआ नहीं है तो हमें खुद को टेबल बनाना पड़ता है। तो अभी आप पहले बताओ, ये मुझे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, पढ़ो सही। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस होगा तो आपको लिखना पड़ेगा एज कहते वी इंक्रीज नंबर ऑफ रेड पिगमेंट्स। देखिए आप टेबल का ये जो रहेगा, ये आप टेबल बना लेंगे, मैं पहले नीचे का लिख रहा हूँ, एज वी इंक्रीज रेड पिगमेंट we will have to increase number of base, implies it is a case of what, direct proportion। अब जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया है मतलब ये x इज प्रोपोर्शनल टू y, मतलब x अपॉन वाई इज इक्वल टू के बोलो या कांस्टेंट आप बोल सकते हो। अब देखो अपना x और y आपको डिक्लेयर प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है कि आपका x क्या है आपका y क्या है। तो मैं आप लोगों के लिए टेबल बना के दे रहा हूँ, ये देखिए
नंबर ऑफ रेड पिगमेंट पार्ट ऑफ बेस, नंबर ऑफ रेड पिगमेंट और ये पार्ट ऑफ बेस। ठीक है, अब यहीं पे आप लोग लिख देना मेरा ये x है, मेरा ये y है। अब देखिए 1 4 7 12, 1 4 7 12 और एक और था बच्चा लोग 20। ठीक है, और यहाँ पे 8 है, मुझे ये वैल्यूज चाहिए। तो देखिए मेरा वैसे ये x1 होगा, ये y1 हो जाएगा। ये लिख नहीं रहा हूँ बच्चा लोग मैं, इतना बड़ा बड़ा है, ठीक है ना, छोटा सा अपन लोग यहाँ पे x1 y1 लिख सकते हैं। ये x2 हो जाएगा, ये हो जाएगा y2, जो खाई था उसको बड़ा लिखा है, ये था x3 मान लीजिए, ये जाएगा y3, ये है x4, ये जाएगा y4, ये है x5, ये हो जाएगा y5। ठीक है, तब देखो सबसे पहले कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है मुझे। देखो इसके थ्रू आ जाएगी मेरी, तो क्या x1 बाय y1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा। बेटा वैसे कांस्टेंट का नाम क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज 1/8 की वैल्यू कांस्टेंट के बराबर है मेरी। अब वैसे ही बच्चा लोग मैं क्या करूंगा, x2/y2 की वैल्यू भी इक्वल, तो देखो वही x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2 हो जाएगा। x1 बाय y1 की वैल्यू 1/8 है। अब x2 बाय y2, x2 की वैल्यू 4 है, y2 की वैल्यू पता नहीं, इधर उधर करूंगा तो इम्प्लाइज y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरा 8 32 आ जाएगी। y2 की जैसे वैल्यू निकाला है बेटा मैंने, वैसे ही अब आप लोग y3 y4 y5 की भी वैल्यू मुझे पॉज करके निकाल के दीजिए फटाक से। चलिए फटाफट दूसरे इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं अपन लोग। ये देखो ये यहाँ पे बाजू में लिख रहा हूँ बच्चा लोग मैं, ठीक है। ये देखिए x1 बाय y1, हर एक को x1 बाय y1 उसकी वैल्यू पता है ना, इसलिए उससे इक्वेट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू x3 बाय y3 विच इम्प्लाइज 1/8 इक्वल्स टू x3 की वैल्यू कितना है बच्चा लोग, मेरी 7 है, 7 बाय y3 विच इम्प्लाइज y3 की वैल्यू कितनी रहेगी 40 56 हो जाएगी। अब y4 के लिए कर रहा हूँ बेटा मैं, x1 बाय y1 इक्वल्स टू x4 बाय y4 विच इम्प्लाइज 1/8 इज इक्वल्स टू x4 की वैल्यू थी 12 बाय y4 इम्प्लाइज y4 की वैल्यू 12 इंटू 8 96 हो जाएगी बच्चा लोग। और वैसे ही मैं लास्ट वाला क्या मेरा y5 वाले के लिए कर रहा हूँ, तो देखिए अभी x1 बाय y1 इक्वल्स टू x5 बाय y5, तो 1/8 इक्वल्स टू 20 बाय y5 विच इम्प्लाइज y5 की वैल्यू 160 हो जाएगी। तो देखिए ये मेरी y2 की वैल्यू भी आ गई, y3 की वैल्यू भी आ गई, y4 की वैल्यू भी आ गई, y5 की वैल्यू भी आ गई। तो मैं मेरे टेबल में वैल्यूज डाल सकता हूँ, तो आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। समझा ये क्या हुआ है बेटा, सिर्फ यही फॉर्मूला है पूरे के पूरे एक्सरसाइज में। तो पॉज करो बच्चा और इस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लो फटाक से। चलिए अभी अब हम लोग गाइस क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। वो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको खुद से टेबल बनाना पड़ सकता है, बट नहीं इसमें बनाना नहीं है एक्चुअल में। इन क्वेश्चन नंबर 2 इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस, देन हाउ मच वुड बी रिक्वायर्ड इफ वी मिक्स 1800 ml ऑफ बेस। पहले आप लोग ना ये क्वेश्चन को पढ़ो एक बार पॉज करके, दिया क्या है और समझो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इनवर्स प्रोपोर्शन है। देखिए एक पार्ट को 75 ml लग रहा था, अब मेरा ये बढ़ गया है, यानी ये ml वाला ये बढ़ चुका है, मेरे नंबर ऑफ पार्ट्स भी बढ़ जाएंगे बेटा। तो वही अब मुझे लिखना पड़ेगा, पहले टेबल अपना ये बनने वाला है। देखिए क्या था, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट और ये था बेस की क्वांटिटी इन ml। ठीक है, ये x है बेटा, ये y है। अब 1 को कितना लग रहा है 75 ml लग रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1800 ml अपने को किसका दिया हुआ है बेटा, बेस का दिया हुआ है। गलती से भी 1800 यहाँ पे मत लिख देना बच्चा लोग, नहीं बेटा बेस की क्वांटिटी ना वहाँ पे लिखो, ऐसा रहेगा। तो अपने को पहले समझना पड़ेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला केस है या इनवर्स प्रोपोर्शन वाला केस है। तो बोलेंगे विथ इंक्रीज इन बेस देयर विल बी इंक्रीज इन पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब क्या हो जाएगा, x इज प्रोपोर्शनल टू y,
मतलब x अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा बेटा। अब देखो मेरा मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो बेसिकली अब यहाँ से मिल जाएगा मुझे x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, ये इक्वल टू x3 अपॉन y3 इक्वल टू x4 अपॉन y4, पर उससे की जरूरत थी नहीं मुझे। तो ठीक है, मैंने वैल्यू डालना शुरू किया। तो 1/75 इक्वल्स टू x2 अपॉन 1800 था। अब 1800 को बच्चा लोग मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो 1800 अपॉन 75, बेटा मुझे पहले तो ना 5 से कटते हुए दिख रहा है, तो 360 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। अब बेटा ये 15 से भी कट रहा है, 24 हो रहा है शायद से, ये 24 यस। तो इम्प्लाइज x2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 24 आ गई है। समझा गाइस ये क्या हुआ है? श्योर? चलिए ये क्वेश्चन को भी पॉज कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ग्रेट गाइस, ये ऐसे ही आगे के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट उसके पहले ना एक ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अपने को कभी कभी ऐसा आता है कि चेक करके बताओ ये डेटा के थ्रू कि क्या ये डायरेक्ट प्रपोर्शन वाला केस है या नहीं। तो बेटा कुछ नहीं, इसको हम लोग ना टैबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए, ये हो गया मेरा आर्स और ये हो गया मेरा रुपीज़ मान लीजिए। ये एक्स है, ये वाई है, 4, 8, 12, 24, ये हो गया 60, 100, 140, 180। ठीक है, मान लो बच्चे लोग ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, x3, y3, x4, y4। बेटा अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो x1 बाय y1, x2 बाय y2, x3 बाय y3, x4 बाय y4 इक्वल होना चाहिए थे। मैं एक एक की वैल्यू निकाल रहा हूँ। देखो x1 बाय y1 यानी 4/60 मतलब 1/15 आ चुकी है। ठीक है, फिर मैंने निकाली बेटा x2 बाय y2 की वैल्यू, मतलब 8/100। बेटा ये तो 4 से कट रहा था, तो 2/25। ये देखो ये दोनों ही इक्वल नहीं है, x1 बाय y1 ही इक्वल टू x2 बाय y2 नहीं आया, तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ क्या? नहीं, सिंस x1 बाय y1 इज नॉट इक्वल टू x2 बाय y2। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इक्वल आना चाहिए था, पर यहाँ पे है नहीं, इम्प्लाइज इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये दोनों इक्वल आते तो मुझे बचे हुए के लिए चेक करना पड़ता कि क्या ये इज इक्वल टू x3 बाय y3 भी है और क्या वो इक्वल टू x4 बाय y4 भी है। जब तक ये सब इक्वल नहीं आता तब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है पता नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन फिर दूसरे क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए आप लोग। गुड। अब गाइस मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड तो स्क्रीन पे पहले फिर। बेटा ये चैप्टर बहुत ईजी सा है, थोड़ा सा लिखना पड़ता है इसमें, कई बार स्कूल वाले ना लिखवाते नहीं है, जैसे मैं आपको थ्योरी लिख के दे रहा हूँ ना, पर बेटा इट इज ऑलवेज बेटर आप लिखिए, क्योंकि आप एनसीईआरटी के भी सोल्यूशन देखेंगे सॉल्व एग्जाम्पल वाले, तो प्रॉपर तरीके से लिखा है बेटा, यू शुड ऑलवेज राइट इट प्रॉपर्ली। ठीक है, अब देखिए फटफट कैलकुलेशन वाली है। अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। बेटा देखो अब अगर मेरा टाइम घट रहा है तो मेरा नंबर ऑफ फिलिंग बॉटल्स भी घट जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो डायरेक्टली हुआ ना, ये घटा तो ये भी घटा, परफेक्ट। तो अब आपको क्या करना है, आपको टेबल बनाना है। देखो आपको एक और चीज़ समझाता हूँ मैं, आप जब टेबल बना रहे हो ना, ऐसा हो सकता है जैसे आपके टेबल में ऊपर में नंबर ऑफ आवर्स लिखा हो और नीचे नंबर ऑफ बॉटल्स लिखा हो, ये मे बी आपके टेबल में हो, और मेरे टेबल में मे बी ऊपर नंबर ऑफ बॉटल्स हो और नीचे नंबर ऑफ आवर्स हो। बेटा दोनों से सेम ही आंसर आएगा और दोनों की दोनों एग्जैक्टली सही है, तो आप उस चीज़ का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। बट पहले ये क्वेश्चन को ही आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 गाइस। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। पहले तो देखिए नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड और ये नंबर ऑफ आवर्स। सॉरी गाइस, ये x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। ठीक है, क्या दिया 840 इन 6 आवर्स ना, देखिए 840 इन 6 आवर्स है। अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चा लोग, तो बताओ 5 आवर्स में कितने होंगे, 5 आवर्स में कितने, तो देखिए इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो मैं क्या बोलूँगा, इफ नंबर ऑफ आवर्स डिक्रीजेस number of bottles filled also decreases। ये हो गया।
मतलब ये भी क्या हो गया है, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब बच्चा लोग अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मेरा केस है तो दैट विल इम्प्लाई दैट x1 नहीं x इज प्रोपोर्शनल टू y, मतलब x1 बाई y1 विल बी इक्वल टू x2 बाई y2। वैल्यू डालूंगा 840/6 इज इक्वल टू x2 पता नहीं है अपॉन 5, ये 1 ज़ा, ये कितने सा हो रहा है 140 ज़ा आई थिंक है 14 एक जगह 14 5 ज़ा 70 84 यस ठीक है। तो मेरे x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 इंटू 5 मतलब 700। तो कितनी बॉटल भर सकेंगे अपन लोग, आपको फाइनल आंसर क्या लिखना पड़ेगा, हेंस 700 बॉटल्स विल बी फिल्ड इन 5 आवर, वो लिख लीजिएगा स्टेटमेंट वो भी। समझा, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, कर लो इसको सॉल्व। चलिए ग्रेट बेटा, देखिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ यहीं पे, जिससे आप लोग का चैप्टर मेरे साथ ही कंप्लीट हो जाए, आपको टेंशन ना रहे इन चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 10 ही क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इज एनलार्ज 50,000 टाइम एंड इट अटेन्स 5 सेंटीमीटर ऑफ कहते 5 सेंटीमीटर एज शोन इन डायग्राम। डायग्राम कोई काम करनी है, फालतू का दिया हुआ है। देखो क्या होता है ना बेटे, बैक्टीरिया बहुत छोटे छोटे होते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसे कई बार एनलार्ज करते हैं तो हमें कुछ तो भी विजिबल साइज दिखती है। तो वो जब मैंने 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया था मुझे 5 सेंटीमीटर का आया। तो मुझे बता एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया कितना है। बट एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया मतलब मैग्नीफाई एक बार ही करूंगा मैं, मतलब ओरिजिनल लेंथ पे रखना है मतलब मैग्निफिकेशन 1। तो अगर 50,000 टाइम्स कर रहा हूँ तो मेरा 5 सेंटीमीटर है, तो 1 टाइम करूँगा तो कितना रहेगा। आपने मैग्निफिकेशन अगर कम कर दिया तो साइज बढ़ेगा या कम होगा, साइज भी कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको लिखना है और बोलना है कि इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन, तो उससे आ जाएगा। उससे आगे एक और चीज़ भी है, अगर वही चीज़ मैं 20,000 बार मैग्नीफाई कर दूंगा तो बताओ मेरा अब का साइज कितना होगा। तो आपके टेबल में 2 चीज़ें अननोन रहने वाली है। एक बार पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए बच्चा लोग, क्वेश्चन 5 को। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए नंबर ऑफ टाइम्स एनलार्ज्ड, इसको मैंने x बोल दिया है, और साइज ये बेटा इन सेंटीमीटर ले रहा हूँ मैं साइज को, ये y, ठीक है ना। देखो मैं आपको ये क्यों लिख रहा हूँ इन सेंटीमीटर सब पता चल जाएगा आपको। जब मैंने शायद से 20,000 टाइम्स किया था, 50,000 टाइम्स किया था बेटा, जब मेरा 50,000 टाइम्स किया था मैंने, तो मेरा साइज इन सेंटीमीटर आया था 5। अब बताओ अगर ओरिजिनल साइज चाहिए मतलब 1 साइज चाहिए तो मेरा कितना आएगा, और वही उसके आगे शायद 20,000 भी पूछा ना मुझे, यस 20,000 टाइम्स भी अगर एनलार्ज किया मैंने तो बताओ यहाँ पे भी कितना आएगा। तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा इफ वी रिड्यूस द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज एनलार्ज्ड its size will also reduce। मतलब क्या हो गया, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या हो गया, x मेरा प्रोपोर्शनल है y के। अगर x प्रोपोर्शनल है y के बेसिकली बेटा तो देखो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3 आपको लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो विच विल imply x1 by y1 equals to x2 by y2 is equals to x3 by y3, x1 by y1 equals to x2 by y2 equals to x3 by y3 होने वाला है। पहले मैं सिर्फ इतने को भाव दे रहा हूँ, तो देखिए x1 by y1 equals to x2 by y2 which implies 50,000 by 5,000 by 5 is equals to 1 upon x नहीं 1 upon y2। तो देखिए जगह 1 ये जगह 10,000, तो x y2 की वैल्यू जाएगी 1 अपॉन 10,000 विच विल व्हाट 0.1234 ना, नहीं 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 1। समझा आप लोगों को क्या हुआ है, पक्का ना। देखिए ये आ गया मेरा y2 की वैल्यू, तो मेरा साइज ओरिजिनल साइज कितना हो गया है, इम्प्लाइज ओरिजिनल साइज हो गया है मेरा 0.0001 सेंटीमीटर में आ गया मेरा, ठीक है। और अगर अब मेरे को 20,000 वाला चाहिए था तो वापस से मैंने वही कर लिया, क्या किया सर, अब मैंने
x1/y1 इक्वल टू x3/y3, मतलब 50,000/5 इज इक्वल्स टू क्या कहते हैं 20,000/y3। देखिए ये 1 हो गया, ये 10,000 हो गया, तो y3 इज इक्वल टू 20,000 अपॉन 10,000 जो कि 2 हो गया। तो देखिए ये हो गया 2 सेंटीमीटर मेरा इसका आंसर। समझ आ गाइस, इसमें 2 चीज़ें आपने को फिल करवाई थी, आप एक एक करके सॉल्व कर लीजिए। वैसे आई होप आपका आंसर मैच हुआ हो, नहीं हुआ है तो प्लीज़ ये इसको अभी एक बार सॉल्व कर दीजिए आप लोग। ये नेक्स्ट वाला भी देख लीजिए। हाँ चलिए ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ गाइस, ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, इन अ मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर है। द मास्ट आई थिंक जिसके ऊपर वो पर्दा वर्दा लगता है कुछ रहता है ना, आई एम नॉट रियली श्योर, वो देख लेना आपने क्या होता है। 9 सेंटीमीटर है, वाइल द मास्ट इन एक्चुअल शिप इज 12 मीटर है। बेटा इसका मतलब क्या है? बेटा देखो अपन लोग कभी कभी ऐसे कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, जैसे सोसाइटी में घर खरीदने जाते हैं, तो सोसाइटी का ऐसा डेमो बना हुआ रहता है ना, तो छोटे 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 घर दिखते हैं, गार्डन दिखता है। अब बेटा जिस ओरिजिनल साइज का उतना ओरिजिनल साइज का गार्डन थोड़ी बनाऊंगा मैं, उतनी जगह थोड़ी है मेरे प्रोजेक्ट में है ना वो दिखाने के लिए, तो रादर उसको मैं स्केल डाउन करके बनाता हूँ। जैसे अपना इंडिया का मैप रहता है, जितना बड़ा इंडिया उतना बड़ा मैप रहता है कि नहीं, अपन स्केल डाउन करते ना, वैसे यहाँ पे किया है कि मेरे मॉडल में 9 सेंटीमीटर अगर है तो ओरिजिनल में 12 मीटर रहेगा। अगर ये चीज़ मान लो मॉडल में कोई चीज़ 5 सेंटीमीटर की है तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर 9 सेंटीमीटर का 12 है तो 5 सेंटीमीटर कम होगा। तो अगर मॉडल में साइज कम होगा तो मेरा ओरिजिनल में साइज कम होगा, या अगर मॉडल में साइज बढ़ेगा तो मेरा ओरिजिनल में साइज बढ़ेगा। या जैसे यहाँ पे तो क्या हो रहा है, मेरा ओरिजिनल में साइज बढ़ रहा है तो मेरा मॉडल में भी साइज बढ़ जाएगा। तो ये केस का हो जाएगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन का हो जाएगा। देखिए अगर ओरिजिनल में 12 है तो मॉडल में 9 है, तो अगर ओरिजिनल में 28 है तो बताओ मॉडल में कितना होगा, ये वाला केस है। तो अगर ओरिजिनल या एक्चुअल शिप का साइज में साइज बढ़ रहा है तो मॉडल में भी साइज बढ़ेगा। हैंस इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, चलो सॉल्व करो बेटा प्रॉपरली इस चीज़ों को लिख के। देखिए देखिए ये हो गया मॉडल में, बेटा मॉडल में साइज इन सेंटीमीटर ले रहा हूँ मैं, और एक्चुअल में साइज इन मीटर दिया हुआ है, तो लिख दिया मैंने इफ साइज इन एक्चुअल विल इंक्रीज देन साइज इन मॉडल विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, implies it is a case of डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सब कुछ बढ़िया यहाँ तक है। चलिए अब देखिए इसका अंदर गया एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई। मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है बेटा, 9 सेंटीमीटर 12 मीटर, 9 सेंटीमीटर 12 मीटर, और ये यहाँ पे कितना दिया हुआ है 28 मीटर। ठीक है, ये हो गया मेरा 28 मीटर। ये x1 y1, ये हो गया x2 y2। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इम्प्लाइज x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2। मतलब देखिए ये क्या हो जाएगा मेरा 9/12 इक्वल्स टू x2/28। ठीक है, ये उधर गया x2 इज इक्वल्स टू 9/12 इंटू 28 हो जाएगा। चलो ठीक है ना, देखो 3 जगह 3 ज़ा 4 ज़ा 1 ज़ा 7 ज़ा, आंसर तो हो गया 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मेरा मॉडल में उसका साइज कितना आ जाएगा बेटा, 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलो पॉज करो इसको भी सॉल्व करो फटाक से। गुड, मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना, एक ना जाइए, हटा दीजिए मुझे, पहले कंफ्यूज कर देगा मुझे। हाँ, suppose 2 kg of sugar contains 9 into 10 की पावर 6 crystals. How many sugar would be there in, how many crystals would be there in 5 kg sugar and 1.2 kg sugar? बेटा अगर 2 किलो का शुगर मैंने लिया और मैं इतना टाइम से बैठ बैठ के एक एक दाना गिना तो मुझे पता चला कि 2 किलो के शक्कर में इतने दाने थे। अब बता 5 kg में कितने थे और 1.2 kg में कितने थे। तो ये भी तो केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन हुआ ना। अगर मेरा शुगर के नंबर अरे केजी वाइज शुगर बढ़ेगा तो मेरे क्रिस्टल वाइज भी शुगर बढ़ेगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल केस हो गया। 3 आपको बनाना पड़ेगा ना, आपको 2 की वैल्यूज निकालनी, तो प्रॉपरली इसको पॉज करके आप लोग सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए देखते हैं हम लोग।
देखो ये शुगर इन केजी है और ये क्रिस्टल्स ऑफ शुगर है। अब देखिए क्या दिया है, 2 किलो शुगर में कितना 9 इंटू 10 की पावर 6, 2 में है 9 इंटू 10 की पावर 6। आपको 5 किलो का पूछा है और आपको एक और कौन सा पूछा बच्चा, उसने 1.2 किलो का नहीं है, 1.2 केजी का भी पूछा है। तो ये मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ये मेरा x और y जैसे चल रहा था क्योंकि, ठीक है। अब कितना पड़ेगा, इफ क्वांटिटी ऑफ शुगर increases then number of crystals of sugar will also increase, ठीक है। implies it is a case of direct proportion। अब जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया है, मतलब x इज प्रोपोर्शनल टू y, जिसका मतलब क्या हो गया बच्चा लोग, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 बाई y2 इक्वल टू x3 बाई y3। मेरा वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ मैं, x1 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई y2 इक्वल टू x3 बाई y3। पहले मैं x1 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई y2 करता हूँ, ठीक है। देखिए x1 बाई y1 कितना होगा, 2 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 6 इज इक्वल टू 5 अपॉन y2। इधर उधर किया बच्चा लोग मैंने, तो देखिए 2 इंटू y2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 5। तो y2 की वैल्यू कितनी जाएगी, 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 6 द होल अपॉन 2, जो कि क्या हो जाएगा, 9 5 द 45, 45 अपॉन 2 हो जाएगा 22.5 इंटू 10 की पावर 6। मतलब इतने सारे क्रिस्टल्स आ जाएंगे। अब यही चीज़ बेटा मैं अब x1 बाई वाई वन इक्वल टू x3 बाई y3 कर रहा हूँ, x1 बाई y1 इक्वल टू x3 बाई y3। तो 2 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल्स टू, ये कितना है बेटा अपना 1.2 है, 1.2 अपॉन y3, ठीक है। तो अब देखिए वो क्या जाएगा, y3 की वैल्यू इधर उधर करने से आएगी 1.2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 2, ठीक है। आप खुद से करोगे आ जाएगा बेटा, ये 1 जा, ये 0.6 जा होगा, 9 6 जा 54, मतलब 5.4 इंटू 10 की पावर 6 मेरी y3 की वैल्यू आ जाएगी। समझा गाइस, सिंपल सा था ये भी। चलो पॉज करो बच्चा और सॉल्व कर लो इसको भी। गाइस ये मत सोचो कि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है बेटा, रादर आप ये चीज़ देखो कि आपका एनसीईआरटी यहीं पर निपट जा रहा है, आपको परेशानी नहीं आएगी चैप्टर में, ठीक है। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 8, 3 तो क्वेश्चन बच्चे फटफट हो जाएगा। रश्मि हैज अ रोड मैप, देखो जैसा मैं आपको बताता ना इंडिया का मैप वाला, वैसा उसका रोड मैप है जिसमें 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 18 किलोमीटर, ठीक है। उसने एक्चुअली में 72 किलोमीटर का चाहिए है, तो बताओ रोड मैप पे कितना होगा। बेटा बहुत सिंपल सा है, पॉज करो इसको और सॉल्व करो। चलिए देखिए अभी, बेटा एक मेरा मैप पे है और एक मेरा एक्चुअल में है। ये देखिए मेरा ये मैप पे है, ये चीज़ मेरा सेंटीमीटर में, ये मेरा एक्चुअल में है, ये चीज़ मेरा किलोमीटर में, ठीक है। अब देखिए बच्चा लोग मेरा मैप पे कितना है 1 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल में 18 किलोमीटर था, ठीक है। और मेरा मैप का मुझे पता नहीं है, बट एक्चुअल में 72 किलोमीटर आई थिंक दिया हुआ है, यस, ठीक है। अब देखिए ये मैंने लिया x1 y1 x2 y2। अब मैंने लिखा if distance, actual distance will increase, actual distance will increase, then distance on map will increase, ठीक है, which implies this is a case of direct proportion। जिसका मतलब क्या होगा बच्चा लोग, अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो इम्प्लाइज x प्रपोर्शनल टू y, तो फॉर्मूला देगा x1 बाई वाई वन इक्वल्स टू x2 बाई y2, डाला 1 बाई 18 इज इक्वल टू x2 बाई 74, 72 था आई थिंक 72, तो मेरे x2 की वैल्यू जाएगी 72 बाई 18 जो कट कुटा के 4 हो जाएगा, तो x2 मेरा हो गया 4 सेंटीमीटर में आंसर आ गया। समझा गाइस, खुद्दू भादू। चलो पॉज करो बच्चा, सॉल्व कर लो इसको, अगर नहीं हुआ तो आज तो लास्ट 2 क्वेश्चन गाइस, टेंशन नहीं हो रहा है खत्म। देखिए
अब क्या दिया हुआ है बच्चा लोग मेरा, a 5 meter 60 centimeter high vertical post cast shadow of 3 meters 3 meter 20 centimeter long shadow। मेरा 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई पोल जो है वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर का शैडो कास्ट कर रहा है। तो देखो अगर मेरी हाइट बढ़ेगी तो मेरा शैडो की भी हाइट बढ़ेगी ना, मैं टिंगू रहो तो मेरा शैडो भी टिंगू रहेगा। तो वैसे का मेरा साइज बढ़ रहा है तो शैडो का साइज भी बढ़ेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन हो जाएगा। अब देखो बच्चा लोग, या तो आप दोनों ये जो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है ये पूरे को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या पूरे को मीटर में कन्वर्ट करो। मुझसे पूछोगे तो बेटा मैं सेंटीमीटर में करूँगा, मेरे को ज़्यादा आसानी पड़ती है उस चीज़ की, ठीक है ना। तो 5 मीटर कितना जाएगा, 500 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर था तो बेसिकली ये मिला के कितना जाएगा 560 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा वैसे 320 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो दिया हुआ है ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग मेरा, ये हो जाएगा मेरा 10,000 प्लस 50 है 1050 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 5 मीटर ये जो है ये जाएगा 500 सेंटीमीटर, ठीक है। बेटा इसमें भी दो चीज़ें पूछी है बट बहुत स्मार्ट तरीके से पूछी हुई है। बेटा इसको एक बार पॉज करो आप और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। अब देखो गाइस, अपने को क्या दिया हुआ है, अपन पोल और शैडो का हाइट देते हैं, ठीक है ना। अपन सेंटीमीटर में ले रहा सब कुछ, साइज ऑफ पोल, साइज ऑफ शैडो, ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखिए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर पोल है ना, 560 सेंटीमीटर हो गया ये। इसका शैडो कितना दिया गया है बच्चा लोग, कास्ट शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, 320 हो गया है, ठीक है। अब आगे देखिए मुझे आगे क्या पूछा है, फाइंड क्या कहते हैं लेंथ ऑफ शैडो अगर मेरा दूसरा पोल है 1050 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 1050 का है तो इसकी वैल्यू कितनी है मुझसे पूछी गई है। और नेक्स्ट एक और उसका सेकेंड सब पार्ट भी है क्वेश्चन का, द हाइट ऑफ द पोल, देखें एट द सेम टाइम, हाँ द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शैडो ऑफ 5 मीटर। मतलब देखो ये दूसरा केस है, इसको भूल जाओ, इतने को भूल जाओ। अब उसने क्या दिया है, हाइट ऑफ पोल अगर आपको ढूंढना है तो शैडो 5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो शैडो 5 मीटर लॉन्ग है, शैडो यहाँ पे देने 500 सेंटीमीटर होगी। मुझे एक इसकी वैल्यू चाहिए और एक इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अगेन है कुछ भी डिफिकल्ट नहीं कैलकुलेशन, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, मैं क्या लिखूंगा, इफ साइज ऑफ पोल increases then size of shadow will also increase, which implies it is a case of perfect direct proportion। बच्चा का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल केस है, मतलब x प्रोपोर्शनल टू y है। मतलब क्या हो जाएगा बेटा, x1 बाय y1 इक्वल्स टू x2 बाय y2 इक्वल्स टू x3 बाय y3। पहले x1 बाय y1 इक्वल्स टू x2 बाय y2 से वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, तो वो कितना आ जाएगा 560 बाई 320 इक्वल्स टू x2 की वैल्यू कितनी है 1050 अपॉन y2, इधर इतने में, हाँ चलो अभी सॉल्व किया इधर उधर करके मैंने। तो वैसे देखो ये जीरो और ये जीरो मेरा कट गया है, तो और भी चलो और भी कट रहा है ना, रुको किससे कट रहा है बच्चा, ये 8 से कट रहा है ना, 8 7 ये 8 4 ज़ा, ये 8 7 ज़ा हो रहा है, तो वो 7/4 इक्वल्स टू 1050 बाई y2 हुआ। अब इधर उधर किया बेटा मैंने, तो 7y2 इक्वल्स टू 1050 इंटू 4, तो y2 की वैल्यू होगी 1050 इंटू 4 अपॉन 7, ये 1 ज़ा ये 150 ज़ा, तो y2 की बच्चा लोग वैल्यू कितनी हो रही है मेरी 600 हो रही है। तो बच्चा लोग मैं 600 यानी 6 मीटर भी लिख सकते थे आप लोग, तो इसका वैल्यू मेरी 600 आ गई है। अब ऐसे x3 की वैल्यू चाहिए थी मुझे, तो उसके लिए भी क्या बच्चा मैंने x1 बाय y1 इक्वल टू x3 बाय y3, मतलब 560 बाय 320 इक्वल टू x3 बाय 500, ठीक है। अब देखिए वही अपना ये कटा, ये कितना 8 4 ज़ा ये 8 7 ज़ा, तब देखिए मेरे x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 इंटू 500 अपॉन 4, ये 1 ज़ा ये 125 ज़ा, अब 125 7 ज़ा 35 प्लस 3 14 15 16 17 प्लस 1 8 875 आ रही है बेटा।
मतलब 8 मीटर 75 सेंटीमीटर भी लिख सकते थे आप लोगों की इच्छा होती तो, ठीक है। तो ये 875 हो गया। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा शैडो, अच्छा मेरा साइज ऑफ पोल 1050 है तो शैडो इतनी आई है, और नेक्स्ट जो बताता है शैडो इतनी आई है, मतलब पोल का साइज इतना हुआ है। समझा गाइस? ये अच्छा क्वेश्चन था, और इससे बढ़िया हमारा लास्ट क्वेश्चन जो बचा है वो है। तो मैं सजेशन ये है, पहले इसको पॉज करके इसको अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लो प्लीज। नाउ गाइस मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, स्पीड सेम है उसकी, बताइए 5 आवर्स में कितना दूर जाएगा, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट है, आप उतने ही कांस्टेंट स्पीड से 1 घंटा गए तो कुछ ट्रैवल करोगे, 10 घंटे गए तो आप ज़्यादा ट्रैवल करोगे। तो अगर आपका टाइम बढ़ेगा तो आपका क्या बढ़ जाएगा बेटा, परफेक्ट, तो आप लोगों का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। बस यहाँ पे एक देख लीजिए बच्चा, ये मिनट्स में है, ये आवर्स में है, आपको दोनों को सेम यूनिट में लिखना पड़ता है। मेरा सजेशन ये है, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना वही सब होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो आप लोग। ये चीज़ ध्यान रखिएगा अपना, हर एक देखे जितना जो भी मेरा ये बना था ऊपर के, हमेशा यहाँ पे सबकी, ये इन सबकी यूनिट सेम थी और फिर इन सबकी यूनिट सेम थी, इसकी और इसकी यूनिट अलग अलग हो सकती है भले, ठीक है ना, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। तो चलो मैं उसी पैटर्न के ऊपर अपना टेबल बना रहा हूँ। पहले देखिए टाइम है मेरा मिनट्स में, और उसके बाद में डिस्टेंस दिया हुआ है मेरा किलोमीटर में। उसे 25 मिनट बोला था, उसमें कितना देर कितना चल रहा था भैया अपना गाड़ी, 25 मिनट में 14 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। अब 5 आवर्स है तो 5 आवर्स का मतलब कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6 60 मिनट्स यानी 300 में कितनी चलेगी, तो इसको मैंने कुछ y2 बोल दिया है, ठीक है। देखो अब ये x1 y1 x2 y2 है। अब लिखना पड़ेगा इफ टाइम इंक्रीजेस distance will also increase, implies it is a case of direct proportion। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है तो x प्रोपोर्शनल टू y ऐसा लिखूंगा मैं, तो वो क्या हो जाएगा बेटा मेरा, x1 बाई y1 विल बी इक्वल टू x2 बाई y2, 25 बाई 14 इज इक्वल टू 300 बाई y2। अब इधर उधर करूँगा बच्चा लोग मैं, तो y2 इंटू 25 इक्वल्स टू 300 इंटू 14, तो y2 क्या ली जाएगी 300 इंटू 14 बाई 25, ये हो जाएगा बेटा 12 सा 14 12 सा 140 154 168 होना चाहिए, इज इक्वल टू 168, ठीक है। तो मतलब y2 168 अगर हो रहा है तो मेरा 168 किलोमीटर गड्डी चल जाएगी मेरी, ठीक है। कैलकुलेशन आप देख लेता हूँ मैं, ये देखिए ये इधर उधर 14 300 इंटू 14 अपॉन 25 25 1 ज़ा 12 ज़ा 14 इंटू 12, ये 8 ये 2 ये 4 ये 1 168 सही है। समझा आप लोगों को क्या हुआ है, तो फाइनल आंसर लिखोगे एंड द गड्डी विल गो 168 किलोमीटर। समझा? चलो पॉज करो बच्चा, इसको भी और सॉल्व कर लो। ग्रेट। मैं जानता हूँ थोड़ा लेक्चर आपको लंबा लग रहा है, बट बेटा आप ये चीज़ रियलाइज करोगे अपने एक एक्सरसाइज खत्म हो गया, एक ही एक्सरसाइज बचा है, चैप्टर ही नहीं पड़ जाएगा बच्चा लोग अपना, ठीक है। और बच्चा लोग ये देखिए, अब ये जो है ना आप लोगों के ये सब क्वेश्चन सिंपल हो जाएंगे। कोई बार मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ पूरे के पूरे, ठीक है। आपको आज होमवर्क करना पड़ेगा। ये अपने को टेबल देखो, ये टेबल बनाना पड़ेगा अपने को। 5 मीटर का कॉस्ट है 210 रुपये, तो हमें 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर 13 मीटर का करना है। देखो ये टेबल कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो इसने 5 और ये 210 यहाँ लिखा है, अब बिल्कुल जो नहीं आप 5 और 210 यहाँ लिख सकते हो, जैसा अपन हमेशा पहले जो पता था वो लिख रहे थे, ठीक है ना। को बची चीज़ों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए ये वही अपना हाइट और शैडो वाला, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वो वाला है, ये भी आप कर लोगे फटाक से। अब देखो नंबर ऑफ पेजेस और उसका वेट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए बस यहाँ पे ये ध्यान देखिए, ये ग्राम्स में ये किलोग्राम में, तो इसको मैंने केजी में ग्राम्स में कन्वर्ट किया, 2.5 केजी को मैंने क्या किया 2500 ग्राम्स में। देखो इसने भी इन ग्राम्स लिया हुआ है। फिर करोगे आप लोग सॉल्व, आपका इसका भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सॉल्व हो जाएगा। अ ट्रेन ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। आपको स्पीड दिया हुआ है, टाइम है, ठीक है। अब देखो ये स्पीड दिया हुआ मतलब क्या है, 75 किलोमीटर जा रहे हो 1 आवर में, अब आपको 20 मिनट्स में चाहिए। तो देखिए आपने डिस्टेंस और टाइम में कन्वर्ट कर लिया उस चीज़ को। आपको डिस्टेंस चाहिए ना, हाउ फार का,
इसलिए हमने डिस्टेंस लिया किलोमीटर में। अब ये मिनट्स में पूछा हुआ है और ये आवर्स में था, इसलिए इसको मैंने 1 आवर की जगह 60 मिनट्स लिख दिया। आपको पूछा है कितना जाएगा 20 मिनट्स में, आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे। और फिर बोला है कितनी देर में 250 किलोमीटर जाएगा, तो आपको ये पता है, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ये एग्जाम्पल नंबर 4 अच्छा वाला हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 भी अच्छा है, देख लीजिए उसको भी बच्चा लोग एक बार। कहाँ गया भैया, हाँ देखिए आपको स्केल ऑफ माप दिया गया है, मतलब कुछ नहीं बेटा, अपने को आप जब टेबल बनाओगे ना तो देखो ये मैप रहेगा और ये एक्चुअल में रहेगा। तो ये 1 और ये कितना है 3, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ये रहेगा सेंटीमीटर में। तो 4, तो ये y हो जाएगा। अब इससे भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझा? तो गाइस मेरा सजेशन ये है, आप लोग अभी के अभी कर सकते हो तो कर लो, ये 5 एग्जाम फटाफट सॉल्व, तो आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन पूरा हो जाएगा। नहीं थक गए थोड़ा ब्रेक लो, बट इसको 5 एग्जाम्पल से कर लो, आपकी एनसीईआरटी पूरी नहीं पड़ गई। ठीक है, चलिए गाइस अपन नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाय गाइस।